हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोग्राम डिज़ाइन मेथडोलॉजी के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये वो स्टेप है जो हमारे एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से पहले के स्टेप है। इसमें तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे: एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट और सूडो कोड। ये तीनों स्टेप हमें बेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे आधार पे हम लोग जो है कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम तीनों को समझेंगे कि एल्गोरिथम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है और सूडो कोड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गोरिथम की। हमारा एल्गोरिथम क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए, एल्गोरिथम का मतलब ये है, ये एक इनफॉर्मल तरीका है अपने प्रोग्राम की लॉजिक को लिखने का। प्रोग्राम की लॉजिक का मतलब हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और हमें उसका एक सॉल्यूशन चाहिए। तो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक जाने के लिए हम एक इनफॉर्मल तरीका अपनाएंगे, जिसमें कोई सिंटैक्स या कोई रूल नहीं होगा। हम किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, अपनी भाषा में किसी भी तरीके से उसको हम लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक पहुंचने के एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होगा। मतलब हम लोग एक फिक्स नंबर ऑफ स्टेप से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक हम लोग पहुंचेंगे और हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करेंगे अपने सॉल्यूशन तक जाने के लिए। मतलब एक स्टेप करेंगे, फिर अगला स्टेप करेंगे, फिर अगला स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम जो फॉलो करेंगे अपने सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। एंड इट इज़ इनफॉर्मल, दैट मीन्स नो फॉर्मल लैंग्वेज इज़ यूज्ड। आप अपने लैंग्वेज में किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी एल्गोरिथम हम लिखेंगे तो उस एल्गोरिथम को हम लोग स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। मतलब कहीं से शुरू होगा और कहीं से ख़त्म होगा, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप इसके रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 अगर लिखते हैं, देखिए सबसे पहला स्टेप होगा स्टार्ट, और जो आखिरी स्टेप होगा, लास्ट स्टेप होगा, वो होगा स्टॉप या एंड। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब ये कौन सा स्टेप होगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इसके बीच के नंबर ऑफ स्टेप तो हमें एक्चुअल जो हमारा लॉजिक होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे बाय फॉलोइंग सम स्टेप। जैसे मान लीजिए रियल लाइफ में अगर हम देखें, तो हमें अगर बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है, तो सुबह बेड छोड़ने से लेकर के स्कूल पहुंचने तक वो जितने सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो करते हैं कि लाइक वो बेड छोड़ते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं। ठीक है, फ्रेश होने के बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद ड्रेसअप हुए और उसके बाद जो है वो स्कूल चले गए। या आपको चाय बनानी है तो आपने गैस ऑन करने से लेकर के उसमें जो है बाउल रखना, पानी रखना, चाय पत्ती डालना, पानी, जो भी स्टेप आप फॉलो करेंगे ताकि आपकी चाय बन जाए। मतलब एक चाय पीने की प्रॉब्लम थी, आपने चाय बनाने के पहले स्टेप से चाय बनने तक के जो स्टेप है उसको जब हम लिखेंगे तो उस पूरे स्टेप को हम लोग बोलेंगे एल्गोरिथम। ठीक है, तो एक सीक्वेंस फॉलो होता है और सीक्वेंस हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। वो सही, अगर सीक्वेंस हम जो है ऊपर नीचे करेंगे तो मे भी हो सकता है कि वो हमारा प्रोग्राम जो है या हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही से ना आए। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं इसको। मान लीजिए कि आपको एक एल्गोरिथम लिखना है जिसमें आपको 2 नंबर को ऐड करना है। ठीक है, 2 नंबर ऐड कराना है। तो कोई भी एल्गोरिथम लिखने से पहले 3 चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। पहला चीज़ है आई, दूसरा है पी और तीसरा है ओ। यानी इस प्रॉब्लम में इनपुट क्या है, इनपुट क्या होगा। देखिए, जो चीज़ अननोन है वो इनपुट है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें अननोन है वो इनपुट में होगा। लेकिन इसमें भी मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ अननोन है जो किसी और अननोन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही थी, यानी वो अननोन क्वांटिटी मिल जाएगी तो वो तीसरा वाला मिल जाएगा। तो जो अननोन क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमें एक्चुअली लेनी ही पड़ेगी, वो हमारा होगा इनपुट। और जैसे मान लीजिए आपको इसी को मान लीजिए एक्स और वाई को जोड़ना है तो जेड में जोड़ना है। तब आपको यहाँ दिख रहा है कि जो जेड है ये तो हमें एक्स और वाई के मिलने पर अपने आप पता चल जाएगा। तो यानी ये इनपुट नहीं है, इनपुट क्या है, केवल एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई में इनपुट आएगा तो जेड अपने आप मिल जाएगा। फिर हमें पता होना चाहिए प्रोसेस, यानी हमारी जो लॉजिक है उसमें इनपुट तो मिल गया, अब उस इनपुट को प्रोसेस क्या करना है। तो जैसे यहाँ पर आप प्रोसेस देख रहे हो कि आपको क्या कराना है, प्लस, फिर आउटपुट, दिस इज़ फॉर आउटपुट। कोई भी देखिए एल्गोरिथम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे या सूडो कोड बनाएंगे, ये 3 चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अगर आपको ये 3 चीज़ क्लियर है तो मतलब आप
प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अब आप रेडी हो प्रोग्रामिंग करने के लिए, आपको ये तीनों चीज़ अगर आपको पता है। तो आउटपुट का मतलब जैसे यहाँ पर हमारा रिजल्ट किस में आ रहा है, जेड में आ रहा है, तो यानी जेड हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इसको आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपको दो नंबर को ऐड करना है। ठीक है, तो उसका एल्गोरिथम क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा कि सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे। ठीक, स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद अब आपको दो नंबर चाहिए, तो यानी आपको दो नंबर क्या करना है, इनपुट कराना है, गेट कराना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए गेट। देखिए अभी मैं गेट लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, टेक लिख लीजिए, इनपुट लिख लीजिए, एक्सेप्ट लिख लीजिए, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो। गेट टू नंबर्स, यहाँ पर बहुत प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप इन जनरल लिख सकते हैं गेट टू नंबर्स। ठीक है, सॉरी, तो गेट टू नंबर्स, हमने दो नंबर ले लिया। अब ये जो दो नंबर मिला है इसे क्या करना है, ऐड करना है। तो हम यहाँ पे लिख दिया हमने ऐड द टू नंबर्स, उन दो नंबर को ऐड करा दिया है। और फिर फोर्थ स्टेप में लिख दिया शो द रिजल्ट, आप उस रिजल्ट को शो कर दीजिए। एंड लास्ट में एंड करा दिया हमने इसको। तो यानी हमारा एक सीक्वेंस फॉलो, पहले एल्गोरिथम शुरू हुआ, दो नंबर गेट किया, उनको ऐड किया और उसका रिजल्ट शो कराया और लास्ट में उसको एंड कर दिया। तो बहुत देखिए हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉपर रूल नहीं कि किस कहाँ पर क्या लिखना है, मतलब कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना है, कौन से ग्रामर का यूज़ करना है, कुछ कोई मतलब नहीं। आपका सिर्फ केवल पर्पज़ यहाँ पर है कि जो लिखा है उससे ऑब्जेक्टिव मेरा सॉल्व हो रहा है कि नहीं। मतलब दो नंबर लिया, उनको ऐड किया, शो कराया और एंड कर दिया। ठीक, एक और देखते हैं। मान लीजिए आपको जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, सबको मालूम है, ए इक्वल्स टू एल इंटू बी। यानी इसमें आप देखिए लेंथ और ब्रेड्थ अगर आपको मिल जाएगी तो आपका एरिया अपने आप निकल आएगा। ठीक है, तो यानी लेंथ और ब्रेड्थ हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया, ये पता चल गया कि ये इनपुट है। प्रोसेसिंग क्या है, ये मल्टीप्लाई करा देना है। आउटपुट क्या है, ए, तो सब कुछ तो मालूम है यहाँ पर। तो शुरू करिए। सबसे पहले हमने किया स्टार्ट। ठीक, स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया, गेट लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, ये हमने दे दिया मैसेज कि भाई गेट कर लो, लेंथ और ब्रेड्थ को गेट कर लो। थर्ड आपने लिख दिया यहाँ पर कैलकुलेट एरिया बाई मल्टीप्लाइंग लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद शो द एरिया एंड लास्ट में एंड। तो ये बहुत सिंपल ऐसे आप लिख सकते हैं उसको कि आपको जो करना है वहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपली अपनी जो है लिखते चले जाइए। आप यहाँ पर अपनी भाषा में इसको लिखते चले जाइए, ओन वर्ड्स में जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिखते चले जाइए, कोई फॉर्मल रूल नहीं यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो ये तो हमारा एक बात हो गया कि हमने इस तरीके से दो हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया। अब इसी एल्गोरिथम को थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा फॉर्मल की तरफ ले जाए, मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं करेंगे, बहुत मतलब पूरा फॉर्मल हो जाएगा तो फिर तो सूडो कोड हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करते हैं। इसी जो हमने यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ वाला बनाया इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे वही, बस थोड़ा सा इसको टेक्निकल कर देंगे थोड़ा सा। यानी स्टार्ट, फिर आपको क्या करना है, गेट। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए गेट लेंथ यानी एल कॉमा बी, ऐसे लिख दीजिए। तो अब आपको देख के पता चल रहा है कि यहाँ एल और बी में क्या होगा, गेट होगा। तीसरा फिर ए इक्वल्स टू एल इंटू बी, आप सीधा एक्सप्रेशन अपना लिख दीजिए। इससे भी पता चल रहा है कि आप एल और बी को मल्टीप्लाई करके ए में ले रहे हो। और लास्ट में यहाँ पर आपने लिख दिया डिस्प्ले ए को डिस्प्ले कर दो और लास्ट में एंड। तो देखिए पर्पस वही निकल रहा है जो वहाँ पर था, बस इसमें क्या है कि थोड़ा सा प्रिसाइज हो गया, मतलब एल्गोरिथम और सूडो कोड के थोड़ा सा बीच का पार्ट हो गया कि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि कहाँ किस स्टेप से क्या हमारा परफॉर्म होगा। ओन वर्ड से थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड्स की तरफ हम लोग आ गए हैं। तो ये हमारा एल्गोरिथम इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो आपको कुछ टास्क जो है
आपको दिए जाएंगे जिसमें आप जो है उसको परफॉर्म करेंगे। मैं 1-2 टास्क आपको दे रहा हूँ, वीडियो के समय आप इसको नोट कर लीजिएगा देखते समय, बाद में इसको घर पे बना करके प्रैक्टिस आप इसको करिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप क्या करिए, एक एल्गोरिथम लिखिए जो टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, ठीक है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का एल्गोरिथम लिखिए। फिर आप एक एल्गोरिथम लिखिए, बनाइए प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर कराइए, फिर उसका टोटल और परसेंटेज को दिखाइए, ठीक है, ये हो गया। ठीक, एक आप 2 नंबर्स को एक्सेप्ट करिए, 2 नंबर्स को इनपुट करिए एंड स्वैप करिए, उसको स्वैप मतलब एक्सचेंज कर दीजिए कि ए की वैल्यू बी में चली जाए और बी की वैल्यू ए में आ जाए, इसको एक्सचेंज करा के आप देखिए। तो ये 3 आप जो है प्रैक्टिस करिएगा। अब आगे आते हैं हम लोग फ्लो चार्ट के ऊपर। ठीक, तो आइए अब हम लोग देखते हैं फ्लो चार्ट को। तो देखिए फ्लो चार्ट, अब नाम में ही क्या लिखा हुआ, चार्ट, मतलब कुछ ना कुछ डायग्राम, कुछ ना कुछ चित्र होगा यहाँ पर। तो फ्लो चार्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम लॉजिक। तो जो काम हमने एल्गोरिथम में लिख के किया था, उसी काम को हम यहाँ पर कुछ सिंबल्स, कुछ चित्र के माध्यम से, कुछ फिगर्स के माध्यम से हम उसी चीज़ को लिखेंगे। यानी पूरा प्रोग्राम की लॉजिक जो है वो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका एडवांटेज क्या होता है कि इससे हमें प्रोग्राम के फ्लो को समझने बहुत आसान होता है कि हमारा प्रोग्राम किस स्टेप से कहाँ जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है, वो हमको समझने में थोड़ा आसान हो जाता है। लॉजिकल एरर्स, देखिए लॉजिकल एरर्स क्या होती हैं कि ऐसी एरर्स जो पकड़ में नहीं आती है लेकिन इससे हमारा आउटपुट सही नहीं आता है, तो उनको ट्रेस करने में बड़ी आसानी होती है कि हमें फ्लो चार्ट को देख के समझ में आ जाता है कि प्रोग्राम कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो किस जगह पर हमारा जो है वो आउटपुट सही नहीं निकल पा रहा है, वो हमें आसानी से ट्रैक हो जाता है। इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज़ होते हैं जो हम लोग बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं आइए देखते हैं। तो पहला सिंबल है टर्मिनल, जिसमें 2 चीज़ें होंगी, स्टार्ट और स्टॉप। तो इसके लिए हम ये सिंबल एलिप्स सिंबल यूज़ करेंगे जो टर्मिनल काम करेगा। शुरुआत में इसके अंदर लिखा जाएगा स्टार्ट, और जब यही सिंबल लास्ट में लगेगा तो वहाँ लिखा जाएगा स्टॉप। फिर अगला पार्ट होता है प्रोग्राम में क्या, इनपुट या आउटपुट। तो इनपुट या आउटपुट के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, आउटपुट के लिए कई जगह पर हम इस सिंबल को भी अप्लाई कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, हमारे प्रोग्राम हमेशा सीधे सीधे नहीं होंगे कि 2 नंबर लिया, जोड़ा और आउटपुट दिखा दिया, 5 नंबर लिया, टोटल किया और परसेंटेज कर दिया। तो कई बार प्रोग्राम में क्या होगा कि हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि भाई ऐसा होगा तो ये करना है, नहीं तो ये करना है। मान लीजिए कि आपको अगर बताना है कि कोई एज है कि क्या ये एज वोट दे सकती है कि नहीं दे सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि एज हमारी 18 या 18 से अबव है तो वो वोट कर सकता है और नहीं तो नहीं कर सकता। तो एक तरह का डिसीजन लेना होता है। हम डेली लाइफ में भी बहुत सारे डिसीजंस रोज रोज लेते हैं कि जैसे बारिश हो रही तो छाता ले लीजिए। तो ये सब ऐसे कुछ डिसीजंस हैं जहाँ पर हम लोग जो है इस बॉक्स को यूज़ करेंगे, डायमंड सिंबल को यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास है फ्लो लाइंस, मतलब प्रोग्राम अब इस पर्टिकुलर स्टेप से किधर की ओर चलेगा, कि नीचे जाएगा, कि लेफ्ट में जाएगा, कि ऊपर जाना है। तो ये डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, फ्लो लाइंस का यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास है ऑन पेज कनेक्टर। ऑन पेज कनेक्टर का मतलब, मान लीजिए कि आपका जो फ्लो चार्ट है वो एक पेज पे जिस पे आप बना रहे हो, अब आधे पेज पे, मान लीजिए 2 पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो जब हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से के बाद ख़त्म हो जाता, जगह नहीं बचती, तो हम क्या करते हैं कि उसी पेज के राइट साइड में उसको ले जाते हैं, यानी कनेक्टर लगा लेते हैं। कनेक्टर कैसे लगाएंगे कि मान लीजिए आपका फ्लो चार्ट चल रहा था और यहाँ के बाद ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर हमने एक कनेक्टर डाला लाइक ए, तो उसी के बगल में फिर ए लिखेंगे और उसी एरो से फिर कंटिन्यू कर लेंगे। मतलब फ्लो चार्ट यहाँ तक चला था, अब इसके बाद इस अगला पार्ट कहाँ पर है, ए वाले कनेक्टर पर है। तो ए का कनेक्टर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ से इसको शुरू कर लेंगे। ऑफ पेज कनेक्टर मतलब अगर दूसरे पेज पर ले जाना है, फ्लो चार्ट बहुत लंबा हो गया, एक पेज में नहीं आ पा रहा है, तो दूसरे पेज पर ले जाने के लिए हम इस सिंबल के थ्रू, जैसे यहाँ पर एक्स डाल दिया, तो अगले पेज पर यही सिंबल बनाएंगे और उसमें एक्स लिखेंगे और आगे से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे अगर फ्लो चार्ट हमारा
बहुत सारे पेजेस में चला जाता है तो उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, कि मतलब उसको उसके फ्लो को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद अगले पेज पे चले गए, अगले पेज से दूसरे तीसरे पेज पे चले गए, चौथे पेज पे चले गए। तो जब नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते हैं यानी फ्लो चार्ट बहुत लंबा हो जाता है, तब उसकी ट्रैकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि हर बार आपको क्या करना है, सिंबल ड्रॉ करने पड़ते हैं। और जब सिंबल कोई किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो फिर से उसको मिटाना पड़ता है हमें, और मिटा करके फिर इसको हमें दोबारा से रीड्रॉ करना पड़ता है। तो एक तरीके से काफ़ी लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हमारा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो चलिए बना के देखते हैं कि फ्लो चार्ट बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो इसके बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम कोई एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से करते हैं। मान लीजिए कि आपको 2 नंबर को ऐड करना, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं 2 नंबर एडिशन। ठीक है, सो 2 नंबर एडिशन को हम करेंगे। तो फिर से यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मालूम करना होगा कि हमारा इसमें इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है। तो फ्लो चार्ट शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टार्ट, टर्मिनल बनाएंगे और लिखेंगे स्टार्ट। अब स्टार्ट से हम लोग नीचे की ओर चलेंगे, एरो लगाएंगे। अब हमें सबसे पहले इनपुट लेना है, तो इनपुट लेना है तो मतलब इनपुट का सिंबल लगाएंगे यहाँ पर, और इसमें लिखेंगे इनपुट, और 2 नंबर मान लीजिए ए हो गया और बी हो गया। ठीक, ये 2 नंबर हो गए। अब हमें इसको जोड़ना है, जोड़ना है मतलब प्रोसेस। ठीक है, पीछे शायद ये वाला सिंबल छूट गया था। तो प्रोसेस के लिए आपका जो सिंबल है वो रेक्टेंगल आपको बनाना है। ये प्रोसेस को, जहाँ भी प्रोसेसिंग करनी, कोई फॉर्मूला डालना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, तो आपको इस प्रोसेस सिंबल को यूज़ करना है। ठीक है, तो प्रोसेस में क्या होगा, C इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी ए और बी को ऐड करेंगे और उसका टोटल किस में चला गया, C में। अब आपको टोटल मिल गया तो इसको दिखाना है, तो फिर से ये सिंबल बनाएंगे और इसमें लिख देंगे हम लोग डिस्प्ले C। ठीक है, और इसके बाद टर्मिनल को स्टॉप कर देंगे, यानी अब हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने स्टेप बाय स्टेप किया, स्टार्ट किया, इनपुट लिया, प्रोसेस किया, और फिर हमने उसका आउटपुट दिखाया और बाद में फ्लो चार्ट को बंद कर दिया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर फ्लो चार्ट। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, किलोमीटर टू मीटर का फ्लो चार्ट बनाना है। तो सबसे पहला काम कि आपको किलोमीटर चाहिए तो इनपुट करा लेंगे, और फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, स्टार्ट करने के बाद क्या करना है आपको इनपुट करना है। तो क्या इनपुट कराएंगे, इनपुट km, यानी किलोमीटर को एंटर करा लेंगे। तो जब किलोमीटर मिल गया तो अब क्या करना है, इसकी प्रोसेसिंग करनी है। तो यानी मीटर निकालना है, तो मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, km इंटू 1000। ठीक, अब आपका मीटर मिल गया तो अब आप इसे क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करा देंगे, डिस्प्ले मीटर, मीटर को डिस्प्ले करा दिया और लास्ट में इसको क्या कर दिया हमने, स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, जिसमें आपको इनपुट बताना है, प्रोसेस बताना है और आउटपुट बताना है। ठीक, अब हम कुछ फ्लो चार्ट देखते हैं जिसमें हम लोग डिसीजन का यूज़ करेंगे। डिसीजन मतलब जैसे हमने आपको वोटिंग का एग्जांपल दिया था, तो चलिए उसी को बनाते हैं हम लोग। तो इसमें एक्चुअली क्या है, इस प्रोसेस को अगर हम समझें तो हमें यूज़र से क्या करना है, एज पूछना है कि एज बताओ क्या है। जब एज पता चल जाएगी तो हमें ये चेक करना है कि हमारी जो एज है वो 18 या 18 से अबव है कि नहीं है। तो जब कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके 2 एग्जिट होंगे हमेशा, या तो हाँ या तो ना, यानी ये कंडीशन या तो सही होगी या तो गलत होगी। सही होगी तो क्या एक्शन करना है वो बताना पड़ेगा, और गलत होता है तो क्या एक्शन करना है वो बताना। मतलब कंडीशन के 2 एग्जिट एक्शन होंगे, या तो ट्रू एक्शन होगा या तो फॉल्स एक्शन होगा। ट्रू है तो क्या करना है, फॉल्स है तो क्या करना है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट किया। तो प्रोसेसिंग करने के लिए क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। तो हमने यहाँ पर करा है इनपुट एज, यानी एज को इनपुट करा लिया। तो जब एज इनपुट हो गया तो अब आपको इस एज को चेक करना है कि एज क्या है।
तो हमने डिसीजन बॉक्स लगाया और यहाँ पर कंडीशन दे दी कि एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 और क्वेश्चन मार्क, यानी हम ये क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि क्या ये एज 18 या 18 से अबव है। तो इसके दो एग्जिट निकलेंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब किसी को भी ट्रू मान लीजिए ये ट्रू है और ये फॉल्स है, मतलब या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर होता है तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। क्या डिस्प्ले करना है, एलिजिबल है, ठीक है, यानी वोटिंग के लिए एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये थोड़ा छोटा हो गया, आप उसको बड़ा कर लीजिएगा, एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब यहाँ पर क्या है, ये इसका उल्टा हो जाएगा कि नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। जब काम खत्म हो गया तो इसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, और ये वाले को भी क्या करेंगे, स्टॉप पे लाके जोड़ देंगे, यानी जो भी एक्शन है वो फाइनली जा करके स्टॉप से ही क्या होगा, वो खत्म होगा। तो इस तरीके से हम डिसीजन बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं आपको डिसीजन बॉक्स का बताने के लिए। मान लीजिए कि आपको ये चेक करना है कि जो भी नंबर आप एंटर कर रहे हो वो इवन है या ऑड है, ठीक। अब कोई भी नंबर इवन कब होता है, जब आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करिए, ठीक है, और उसका जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। तो अगर कोई नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है। तो डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आपको हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, रिमाइंडर, कि कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप रिमाइंडर चेक कर लीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब है कि वो नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद हम एक नंबर इनपुट करा लेंगे, इनपुट n, यानी एक नंबर आप इनपुट करा लीजिए n। जब नंबर मिल गया तो अब आप इसको चेक कर लीजिए कि क्या n मॉड, रिमाइंडर के लिए हम लोग मॉड यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो इसी के लिए परसेंट यूज करेंगे, लेकिन अभी हम जनरल यूज कर रहे हैं मॉड। मॉड का मतलब रिमाइंडर। 2 इक्वल्स टू 0 सिंपल लिखिए, अभी डबल इक्वल्स टू तो प्रोग्रामिंग में कर लेंगे। n मॉड 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि हम चेक करें कि क्या n को 2 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 0 आता है, या तो आएगा और या तो नहीं आएगा, ठीक। आता है तो हमें क्या प्रिंट करना है, डिस्प्ले इवन, ठीक, और नहीं होता है तो डिस्प्ले ऑड, और बाद में क्या करना है, इसको स्टॉप कर देना है, और इसको भी लाके यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिसीजन बॉक्स के लिए भी हम लोग फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक। अभी इसी में हम लोग आगे भी देखेंगे कि मान लीजिए कोई ऐसा काम करना जिसमें किसी एक्शन को बार बार रिपीट करना है, ठीक है। तो चलिए उसका भी एग्जांपल देख ही लेते हैं। तो सपोज करिए कि आपको कोई नंबर है, आपको एक गिनती प्रिंट करनी है, 1 से लेके 100 तक की गिनती प्रिंट करनी है। तो अब आप देखिए 1 से लेके 100 तक की गिनती प्रिंट करनी है, तो अगर आपको रिपीटेटिव टास्क नहीं पता है तो आपको कितनी बार डिस्प्ले का सिंबल लगाना पड़ेगा, 100 टाइम्स। मतलब एक बार 1 डिस्प्ले कराएंगे, फिर 2 कराएंगे, फिर 3 कराएंगे, फिर 4 कराएंगे, ऐसे करते करते आपको ये 100 टाइम डिस्प्ले आपको लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। इसी काम को हम लोग रिपीटेटिव टास्क या प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो इसी को हम लोग लूप से समझेंगे, लूप होता है ये। लेकिन अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जाते, अभी हमें केवल ये समझना है कि किसी काम को बार बार दोहराना है तो उसका हम लोग फ्लो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बना के देखते हैं। और एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में हम लोग अगर फ्लो चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम इस डिसीजन बॉक्स को ही यूज करेंगे लूप करने के लिए, यानी कि आपको रिपीटेशन दिखाना होगा तो आप इसी का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो हम दिखाते हैं आपको। तो अब आपको देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। आपको प्रिंट करना है 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है। तो आपको सब कुछ पता है, देखिए यहाँ पर स्टार्ट ये है और एंड ये है, ठीक। देयर इज नथिंग अननोन, यहाँ पर कुछ भी अननोन नहीं है, आपको सब कुछ नोन है, तो कुछ भी इनपुट यहाँ पर नहीं है। अगर मैं आपसे कहता कि 1 से लेके n तक की संख्याओं का को टोटल या उसको नंबर्स को प्रिंट करिए, तो यहाँ पर n अननोन हो जाता तो आप n को इनपुट कराते, लेकिन यहाँ पर तो आपको सब कुछ दिया है कि 1 से 100 यानी 1 से 100, तो एवरीथिंग इज नोन। सो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, आप
आपको एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो आपको 1 से 100 तक पहुंचाए। मतलब वैल्यू हवा में तो होगी नहीं, कहीं ना कहीं स्टोर होगी। तो हम मान लेते हैं x में मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया एक x ले लिया जो शुरू हो रहा है 1 से, ठीक है। यानी x की शुरुआती वैल्यू कितनी हमने ले ली 1। जब 1 हो गया तो हम इसे प्रिंट कर देते हैं कि भाई x की वैल्यू 1 है, तुम डिस्प्ले कर दो, x को डिस्प्ले कर दो, ठीक। तो x को डिस्प्ले का मतलब 1 प्रिंट हो गया। अब x की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई तो हम x को बढ़ा देंगे, एक आगे बढ़ा देंगे, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 1। तो यानी x की वैल्यू क्या होगी x प्लस 1, यानी कि जो भी अभी वैल्यू x की कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 x की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब जब 2 हो गई तो अब हम यहाँ पर डिसीजन लगाएंगे। क्या डिसीजन लगाएंगे कि क्या x लेस देन और इक्वल्स टू 100 है, यानी क्या x की वैल्यू 100 या 100 से कम है, या तो है और या तो नहीं है, ठीक। तो अगर है तो इसको फिर से ले जाएंगे और डिस्प्ले पे डाल देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। यानी अब आप देखो, सबसे पहले आप x की वैल्यू कितनी हो गई 1, प्रिंट कर दिया 1, x की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो अब x की वैल्यू यहाँ पर चेक कर रहा है, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 100, यस एकदम सही बात है। तो सही है तो इधर चलेंगे और ऊपर जाएंगे और फिर से डिस्प्ले x, यानी x की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो 2 प्रिंट हो गया। और x की वैल्यू क्या हो गई, एक बढ़ गई, कितनी हो गई 3, और फिर से 3 लेस देन इक्वल्स टू 100, बिल्कुल सही है। तो अब ये देखिए एक लूप बन गया, एक चक्कर लग रहा है, यहाँ से यहाँ आपका ये पूरा एक गोला घूम रहा है, एक सर्किल बन गया है जिसमें वो घूम रहा है, ठीक है। तब तक घूमता रहेगा जब तक ये 100 या 100 से कम रहेगा। अब मान लीजिए 100 प्रिंट हो गया, सब कुछ प्रिंट करते करते 100 प्रिंट हो गया। अब 100 प्रिंट होने के बाद यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 101। तो अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, क्योंकि अब 101 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 100। तो जब नो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे स्टॉप। तो इस तरीके से आपका रिपीटेटिव टास्क का भी आपका प्रोग्राम या आपका फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा, जिसमें एक काम को हम बार बार दोहरा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं सूडो कोड के बारे में। देखिए सूडो कोड में और एल्गोरिथम में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि एल्गोरिथम एक इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग है और सूडो कोड जो है ये फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग है। इनफॉर्मल का मतलब वहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके, किसी भी वर्ड सेंटेंस को यूज़ करके उसको लिख सकते हैं, लेकिन सूडो कोड एक फॉर्मल तरीका होगा। मतलब यहाँ पर एक पैटर्न होगा, उसी पैटर्न्स को फॉलो करते हुए आपको अपना सूडो कोड तैयार करना है। कहाँ पर क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये प्रॉपरली पूरा डिफाइंड रहता है, उसी तरीके से आपको उसको करना है। इनमें कुछ रूल्स बने हुए हैं, उसी रूल को फॉलो करते हुए सूडो कोड को बनाना है। एल्गोरिथम में कोई रूल नहीं होता है, आप किसी भी तरीके से किसी भी शब्दों को, कोई भी शब्द का यूज़ करके, किसी भी वर्ड का यूज़ करके, अपनी लैंग्वेज में किसी बना करके कुछ भी लिख सकते हो। इट इज़ डिटेल्ड, मतलब ये एल्गोरिथम का डिटेल्ड होता है, बहुत मतलब ज़्यादा डिटेल में उसको बताया जाता है कि कौन सी चीज़ हो रही तो वो क्या हो रही है। बट ये थोड़ा आसान भी होता है, मतलब एल्गोरिथम को समझने में और इसको समझने में। अगर आप सूडो कोड, हो सकता है स्टार्टिंग में बनाने में प्रॉब्लम हो, लेकिन सूडो कोड एक बार बनना शुरू हो जाएगा तो आपको पढ़ने में और समझने में ज़्यादा आसान होगा अपनी लॉजिक को। इट इज़ रिटन इन अ फॉर्मली स्टाइल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, तो ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे। उसके जितने भी जो भी वर्ड्स हमें मिलेंगे उसी वर्ड्स को यूज़ करके हम लोग बनाएंगे। कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर पाएंगे हम लोग अभी देखेंगे आगे। इट एक्ट एज एन इनिशियल स्टेप ऑफ अ प्रोग्राम डेवलपमेंट। बेसिकली सूडो कोड क्या करता है कि जैसे हमारा जो प्रोग्राम बनेगा तो उस प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए जो इनिशियल स्टेप है, मतलब एक ऐसा टेम्पलेट बना दिया जाएगा सूडो कोड को कि जिसको फॉलो करते हुए हम अपने प्रोग्राम को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक मॉडल मिल जाता है प्रोग्रामर को, उसको देख के उसको पता हो जाता है कि हमें कोडिंग में जाकर के क्या करना है। तो एक तरीके से ये एज अ बेस काम करता है कि सूडो कोड को लेकर के प्रोग्राम बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सब कुछ सूडो कोड में लिखा होता है। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे तो बस हमें उस लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो करते हुए सूडो कोड को कन्वर्ट करना है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सूडो कोड का किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। एक बार सूडो कोड बन गया तो C++ का प्रोग्रामर उसको C++ में कन्वर्ट कर सकता है, जावा का प्रोग्रामर उसको जावा में, और पाइथन का प्रोग्रामर उसको पाइथन में कन्वर्ट कर सकता है। तो कोई भी प्रोग्रामर अपने सूडो कोड को यूज़ करके अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि हम लोग इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर पाएंगे।
अब आप देखिए, सबसे पहला जो है एक्सेप्ट या इनपुट, यानी हमने बताया था प्रोग्रामिंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनपुट। तो इनपुट लेने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्सेप्ट या इनपुट, यही दो वर्ड यूज़ करेंगे, गेट, टेक ये सब यूज़ नहीं करेंगे। डिस्प्ले यानी आउटपुट दिखाना है, ये आउटपुट के लिए हो गया। तो आउटपुट दिखाने के लिए आप या तो डिस्प्ले का यूज़ करेंगे या तो प्रिंट का यूज़ करेंगे। कंडीशन लगानी है तो आपको इफ़ का यूज़ करना है और एल्स का यूज़ करना है। इफ़ का मतलब आप एक कंडीशन को चेक करेंगे, अगर सही है तो कुछ एक्शन बताएंगे। एल्स का मतलब है कि कंडीशन अगर गलत होगी तो क्या एक्शन करना है। ये आपका है लूप के लिए। लूप मतलब रिपीटेशन, आपको रिपीटेटिव काम करना है तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिपीट, मतलब किसी काम को बार बार दोहराना होगा तो रिपीट या रिपीट अंटिल का यूज़ करेंगे। शुरू करने के लिए और ख़त्म करने के लिए तो एंड का यूज़ करेंगे, पहले भी देखा था। गो टू बेसिकली मान लीजिए कि आपका प्रोग्राम काफ़ी लेंदी है और अब आप मान लीजिए कि आप इस जगह पर आ गए, किसी पर्टिकुलर लाइन पर आ गए। अब यहाँ के बाद आपको लगता है कि अब नीचे ना जा करके वापस हमें ऊपर जाना है, तो आप अपने सूडो कोड के कंट्रोल को, मतलब यहाँ के बाद आप ऊपर भेजना चाहें तो आप गो टू लगा करके आप उसको सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए लाइन नंबरिंग कर रखी 1 2 3 4 और इस समय आप लाइन नंबर 20 पर है और जाना चाहते हैं आप लाइन नंबर 8 पर, तो आप लिख सकते हैं गो टू लाइन 8। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे तो वो उस लाइन नंबर पे क्या हो जाएगा, या गो टू स्टेप नंबर 8 वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, गो टू लाइन या गो टू स्टेप जो भी लिखना चाहे वहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए अब सूडो कोड बना के देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है हमारे सामने। एक है सूडो कोड जिसमें हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्किल का, तो ये सिंपल वाला है। यानी एरिया ऑफ सर्किल आप सभी को मालूम है पाई आर स्क्वायर, तो इसी लॉजिक को यूज़ करके हमें इसका सूडो कोड बनाएंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, बिल अमाउंट को एंटर करना है, उसको हम बी मान लेते हैं। यानी कस्टमर ने कितने का सामान खरीदा वो एंटर करना है, फिर उस कस्टमर को उस बिल पर 10% का डिस्काउंट देना है। ठीक, और डिस्काउंट के बाद कितना उसको बिल पेमेंट करना है, यानी नेट अमाउंट उसका वो भी पता करना है। और फिर सारी चीज़ें दिखानी, कितना बिल हुआ, कितना डिस्काउंट मिला और कितना उसका नेट बिल हुआ। तो ये दोनों सूडो कोड हम बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में हमारा इनपुट क्या है, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि इनपुट हमारा क्या है। इनपुट हमारा है रेडियस। रेडियस हमें मिल जाएगा, पाई की वैल्यू हम सबको मालूम होती है 22/7 है, तो ये तो नॉन क्वांटिटी है। रेडियस एंटर करा लेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वही करेंगे स्टार्ट। स्टार्ट के बाद हम यहाँ पर सूडो कोड में लिखेंगे इनपुट। ठीक, तो इनपुट क्या इनपुट करना है, आर। आर का मतलब रेडियस। तो एक बार आपको रेडियस मिल गया तो आप यहाँ पर एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। और अब आप इसको यहाँ पर डिस्प्ले करा दीजिए, डिस्प्ले ए, यानी ए को प्रिंट करा दीजिए और लास्ट में एंड। ये बहुत सिंपल सा सूडो कोड हो गया। देखिए जो डिस्प्ले वाला पार्ट, इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि डिस्प्ले ए का मतलब वहाँ पर ए जो वैल्यू होगी एरिया की वो आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट करके दिखाते हैं, थोड़ा और अच्छे से प्रिंट करना हो तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। आप यहाँ पे लिख सकते हो डिस्प्ले और डबल कोट्स के अंदर, यानी अपना मैसेज कोई भी छोड़ना हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं एरिया इक्वल्स टू, ठीक, कॉमा ए। यानी अब स्क्रीन के ऊपर अगर इसको प्रोग्राम के फॉर्म में देखें तो स्क्रीन के ऊपर जो रिजल्ट दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, एरिया इक्वल्स टू, और जो भी एरिया निकलेगा वो यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो ये आउटपुट ज़्यादा रिलेवेंट होगा यूज़र के लिए, उसे पता होगा कि जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो एरिया है। अदरवाइज़ केवल ए प्रिंट कराएंगे तो सिर्फ वैल्यू आएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सूडो कोड में इस तरीके से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं अपने आउटपुट की। अब अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो आपको बिल अमाउंट एंटर करना है। ठीक है, यानी बिल अमाउंट आपका इनपुट है, तो उसके बाद सब निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हमने किया स्टार्ट। स्टार्ट के बाद आपको करना है इनपुट बी, यानी कि बिल अमाउंट आपने एंटर करा लिया। ठीक है, अब जब बिल मिल गया तो आपको डिस्काउंट निकालना है, तो डी, डिस्काउंट कितना बोला है 10%, यानी कि बी का 10%, यानी बी इंटू 10/100, तो ये हमारा डिस्काउंट आ गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना, नेट।
तो नेट कितना होगा, जितना भी बिल हुआ है माइनस डिस्काउंट, तो ये हमारा नेट आ गया। अब सबको प्रिंट करना है, तो मैंने बताया था कि प्रिंटिंग आप थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सूडो कोड में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिस्प्ले, तो पहले हमें दिखाते हैं बिल कितने का था, तो डिस्प्ले बिल अमाउंट, ठीक है, इक्वल्स टू, यानी बिल अमाउंट कितना है बी, ठीक। फिर डिस्प्ले डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का मिला उसको, डी। फिर डिस्प्ले नेट बिल अमाउंट, ठीक है, ये कितने का हो गया आपका एन, ठीक। और लास्ट में एंड। तो देखिए बहुत सीक्वेंस ऑफ फ्लो एकदम चल रहा है। बिल पूछा, डिस्काउंट निकाला, नेट निकाला, और फिर सारी चीज़ों को हमने फॉर्मेटेड तरीके से उसे क्या किया, प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से आप सूडो कोड, ये जो भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसमें सारा सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग चल रही है, मतलब कहीं पर भी कोई डिसीजन नहीं है और कहीं पर भी कोई रिपीटेशन नहीं है, स्टेप बाय स्टेप पूरा एग्जीक्यूशन आपका होता रहेगा। अब अगले एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हम लोग डिसीजन के ऊपर काम करेंगे। तो यानी पहला क्वेश्चन ये है कि आपको जो पिछला हमने एग्जाम्पल किया तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें क्या करना, बिल अमाउंट पूछना है, और बिल अमाउंट पूछने के बाद अब जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट होगा पेमेंट मोड के हिसाब से, यानी कितने का बिल हुआ और कस्टमर ने इस बिल को कैसे पे किया। तो पेमेंट मोड दो तरीके से होगा हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से, या तो कैश होगा या तो कार्ड, कोई भी कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। तो अगर वो कैश पेमेंट करेगा तो 5% उसको डिस्काउंट देंगे, और अगर कार्ड किसी भी तरीके का कार्ड यूज़ करेगा तो उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और फिर सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि एज पूछना है और बताना है कि वो एज वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, यानी कि आपको कोई डिसीजन लेना होगा, तो आपको कुछ स्पेशल ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए। तो कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। तो ये कुछ सिंबल्स हम लोग यूज़ करेंगे कंपैरिजन को करने के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बना के देखते हैं फर्स्ट वाला, मतलब पहले हम लोग फोर्थ वाले करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा होगा, आसान होगा इसको समझने में, फिर थर्ड वाले पे जाएंगे। तो पहला क्या है, वोटिंग के लिए चेक करना है कि एलिजिबल है कि नहीं, तो हमें एज पूछना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक। स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, इनपुट एज, ठीक, एज पूछ लिया। अब हमें एज तो मिल गया, अब इसी एज को चेक करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, इफ़। पीछे मैंने बताया था कि कौन कौन से स्पेशल वर्ड यूज़ करेंगे, तो कंडीशन के लिए जिस वर्ड का हम यूज़ करेंगे इफ़। और ये बहुत ध्यान देने की चीज़ है क्योंकि जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे तो वहाँ पर भी डिसीजन के लिए इफ़ को ही यूज़ करना है। तो यानी आपके एक तरीके से आधी प्रोग्रामिंग इफ़ की यहीं पर ही हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको ये चीज़ समझने बड़ी आसानी होगी। तो इफ़ किसको चेक करना है, एज, यानी अगर मेरा एज ग्रेटर है या इक्वल है किसके, 18 के, ठीक है। अगर इसके इक्वल है देन तो क्या करना है, तो आपको डिस्प्ले करना है। आप यहाँ पे लिख दीजिए डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करना है, एलिजिबल, यानी ये वोटिंग के लिए क्या है, एलिजिबल है। एल्स, एल्स का मतलब कि ये 18 या 18 अबव नहीं है, तो क्या करना है, डिस्प्ले नॉट एलिजिबल, ठीक है, ये आपको दिखा देना है और लास्ट में इसको एंड कर देना है, ठीक। तो अब इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में कोई एक ही चलेगा। जब कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो वो इसमें जाएगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इसमें जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही एक्शन होगा, इसीलिए इसको हम लोग ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं कि यानी डिसीजन के दो एग्जिट होंगे, ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू का एक्शन अलग होगा और फॉल्स का एक्शन अलग होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगा करके अपने एक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब फर्स्ट वाले पे चलते हैं, मतलब जो थर्ड वाला है जिसको हमें यहाँ पे करना है। तो उसमें भी क्या करना है, देखिए अब आपके पास दो चीज़ें हैं, आपको बिल भी पूछना है और पेमेंट कैसे होना है वो भी पूछना है। तो शुरू करते हैं हम लोग, लिखते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पूछना है इनपुट बी, यानी कि बिल अमाउंट डालो। तीसरा, फिर आप यहाँ पर करेंगे इनपुट पेमेंट मोड, यानी कि पीएम, ठीक। अब
हम यहाँ पर पेमेंट मोड को चाहे तो एंटर करा सकते हैं कि भाई सीधे सीधे वो डालेगा, कैश डालेगा या अदर डालेगा, ठीक है। या हम यहाँ पर 1-0 ले सकते हैं, कोई भी नंबरिंग से भी कर सकते हैं इस कंडीशन को, जिसको मान ले कि 1 का मतलब कैश हो गया और 1 के अलावा सारी चीज़ें कार्ड में जाएंगी। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे इफ़ अगर पीएम का मतलब मेरा पेमेंट मोड, ये अगर ये किसके इक्वल है, अभी हम डायरेक्ट लिखते हैं कैश, यानी पेमेंट मोड अगर कैश हो रहा है देन तो जो डिस्काउंट निकलेगा वो होगा बिल अमाउंट का 5%, ठीक है। एल्स का मतलब कि कैश नहीं है, तो कैश नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, कैश के अलावा आपका कार्ड ही होगा, तो डिस्काउंट कितना होगा, बिल का 10%, ठीक। अब आपको पता चल गया। अब आप अगला क्या निकाल लेंगे, अभी इस 4th स्टेप के बाद आपको डिस्काउंट या तो 5% होगा या तो 10% होगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। अब नेट बिल हम निकाल लेंगे, बिल माइनस डिस्काउंट। अब यहाँ से जो भी डिस्काउंट आएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होकर उसका नेट बिल आ जाएगा। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, सबको प्रिंट करा सकते हैं। तो चाहे तो फॉर्मेटेड करा लीजिए, यहाँ पर अभी हम उसको डायरेक्ट भी करा लेंगे, लाइक बिल प्रिंट कर दो, डिस्काउंट प्रिंट कर दो और नेट बिल को प्रिंट कर दो, और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। 7th स्टेप आप लिख के इसको क्या कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे। और चाहे तो यहीं पर ही आप क्या कर सकते हो, इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो, फॉर्मेटिंग का मतलब आप जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ डिस्प्ले, आप उसको अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे हमने पिछले सूडो कोड में आपको दिखाया था कि आप 6th स्टेप से शुरू हो जाइए करना, क्या क्या प्रिंट करना है। 7th स्टेप में क्या, 6th स्टेप में क्या आ जाएगा, डिस्प्ले बिल अमाउंट, जैसे पीछे किया था, बिल अमाउंट कितना है वो बी है, तो इस तरीके से आप बिल अमाउंट प्रिंट कर देंगे, नेट प्रिंट कर देंगे, डिस्काउंट प्रिंट कर देंगे, नेट प्रिंट कर देंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, इसको एंड कर देंगे। तो मेन तो पर्पज़ ये था हमारा कि कंडीशन कैसे लगाना है वो आपको समझना है, ठीक है। तो कंडीशन लगाने के लिए आप इफ़ का यूज़ करेंगे और जो भी कंडीशन आपको देनी है वो कंडीशन आप मेंशन करेंगे। तो इसके दो एक्शन होंगे, या तो ट्रू होगा और या तो फॉल्स होगा। तो ट्रू पे क्या करना है, फॉल्स पे क्या करना है, वो हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए सूडो कोड का। इसमें हम लोग जिसके ऊपर काम करेंगे उसका नाम है रिपीटेशन का, ठीक है। तो रिपीटेशन के पे काम करेंगे हम लोग। रिपीटेशन मतलब हम किसी काम को बार बार कराएंगे। तो जैसे आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है कि 1 से 100 तक के सारे ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है। तो हमें पता है कि 1 से 100 ऑड नंबर कैसे आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इस तरीके से वो 99 तक जाएगा। तो अगर हम इस केस को देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पता है। देखिए हमें पता है कहाँ से शुरू करना है, 1 से, ठीक है। कहाँ तक जाना है, 99 तक जाना है। तो हमें कहाँ से जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, और कहाँ तक जाना है वो एंडिंग पॉइंट भी हमको पता है। तो सब कुछ हमें पता है, तो यहाँ पर कुछ भी इनपुट नहीं होना है, एवरीथिंग इज गिवन। तो हमें क्या करना है, 1 से लेके 99 तक का हमें क्या करना है, एक सर्किल क्रिएट करना है, एक लूप क्रिएट करना है। तो कैसे लूप क्रिएट करेंगे सूडो कोड में वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप शुरू करेंगे, देखिए स्टार्ट, और जब भी आपको लूप चलाना होगा यानी कि आपको एक रिपीटेशन देना होगा तो वैल्यू को किसी वेरिएबल में लेके चलेंगे, क्योंकि वैल्यू हवा में तो होगी नहीं, कोई ना कोई वेरिएबल में होगा। तो हम कोई भी वेरिएबल का नाम ए ले सकते हैं। तो हमने ए को वैल्यू, शुरुआती वैल्यू क्या दे दी, 1, यानी स्टार्टिंग वैल्यू हमारा जो लूप शुरू होगा 1 से होगा, यानी यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो 1 से शुरू करेंगे और उसको फिर 99 तक हम लोग ले जाएंगे। तो हम लोग शुरू किया और लिखा a = 1। अब देखिए हमने स्टार्टिंग वैल्यू क्या मानी है, 1, और प्रिंटिंग भी कहाँ से करनी है, 1 से। तो इसको हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं, डिस्प्ले ए, यानी ए को प्रिंट कर दो। तो हमें पता है कि ए की वैल्यू 1 है, तो ए यहाँ पर डिस्प्ले ए का मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब 1 प्रिंट होने के बाद आपको अगली वैल्यू क्या चाहिए, 3, यानी इसके बीच में कितने का एडिशन हो रहा है, 2 का, +2 का एडिशन चलेगा। हम हर 2-2 स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब हम a की वैल्यू जो है उसको 2 बढ़ा देंगे। तो कैसे बढ़ाते हैं, a = a+2। तो a+2 का मतलब अभी a की वैल्यू कितनी है, 1, और उसमें प्लस किया 2, तो कितना हो गया, 3। तो a की वैल्यू अपडेट हो गई और इसकी वैल्यू हो गई आपकी 3, ठीक है। तो a की वैल्यू हमने 3 कर दी। अब 3 करने के बाद
हमें ये चेक करना है कि क्या a की वैल्यू 100 से कम है, मतलब बढ़ने के बाद जब तक 100 तक होगा तभी तक चलाना है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ अगर a लेस देन और इक्वल्स टू 100। ठीक, आप यहाँ पर लेस देन भी कर सकते हैं क्योंकि हमको देख के पता चल रहा है कि 99 तक जाएगा, लेकिन आप लेस देन इक्वल्स टू 100 लिख देंगे तो भी 99 तक ही चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। अगर ऐसा है मतलब 100 से कम है तो मतलब उसे फिर से डिस्प्ले वाले स्टेप को जाना है, इसको प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगर ऐसा है देन, तो क्या करो, देन गो टू स्टेप 3, मतलब अगर ऐसा है तो स्टेप 3 पे चले जाओ। ठीक, अदरवाइज यहाँ पर नीचे एंड हो गया। अब देखिए शुरुआत जब करेंगे तो a की वैल्यू 1 होगी, 1 प्रिंट करेगा और a की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ पर जब आएगा तो ये कंडीशन तो सही मिलेगी क्योंकि a की वैल्यू क्या है, वो लेस देन इक्वल्स टू 100 है, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 100। तो ये स्टेप नंबर 3 पे भेज देगा, मतलब ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो डिस्प्ले a, तो अब a की वैल्यू कितनी है, तो पहले 1 थी, 1 के बाद कितनी हो गई 3, 2 बढ़ गया। और जब 3 प्रिंट करेगा तो फिर से इस पे आएगा और फिर से 2 बढ़ाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 5, और 5 भी लेस देन इक्वल्स टू 100 है तो फिर से ऊपर स्टेप नंबर 3 पे भेज देगा। तो ये एक तरह का सर्किल क्रिएट हो गया जिसमें वो घूमता रहेगा जब तक वैल्यू आपकी 100 से या 100 तक रहेगी तब तक चलता रहेगा। अब देखिए मान लेते हैं कि लास्ट वैल्यू उसने प्रिंट किया 99। ठीक है, 99 प्रिंट करने के बाद जब 2 बढ़ाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 101। तो जब 101 हो जाएगी तो ये कंडीशन इस देन में नहीं जाएगा क्योंकि अब हमारा 100 से कम 100 से ज़्यादा हो गया, तो वो स्टेप नंबर 3 पे नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा और सीधे प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका, एंड हो जाएगा। क्योंकि जब वो कंडीशन थी तभी स्टेप 3 पे जाना था, अब कंडीशन ही नहीं है तो वो स्टेप 3 पे नहीं जाएगा, नीचे आके प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका, एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक सिंपल सा सर्किल क्रिएट कर दिया, एक लूप बना दिया और हमारा उसी स्टेटमेंट में बार बार वो घूम रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल। मतलब ये है कि अगर आपने नंबर डाला 5 तो 5 की टेबल आ जाए, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके 50 तक ये टेबल पूरी प्रिंट हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमें किस नंबर का टेबल प्रिंट करना वो नहीं पता है। ये कह रहा है कि इनपुट एनी नंबर, यानी अगर हम 7 डालें तो 7 का टेबल आए, 8 डालें तो 8 का टेबल आए। तो जब किसी भी नंबर का टेबल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस नंबर को एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, एंटर कराना पड़ेगा, एंटर कराएंगे तभी वो उस नंबर को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, उस नंबर का टेबल को प्रिंट करेगा। क्योंकि नंबर फिक्स नहीं है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मैं कहता कि टेबल 7 का प्रिंट करना है तो फिर इनपुट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब 7 को आपको पता है कि 7 को टेबल करना है और 1 से 10 तक मल्टीप्लाई इसको करना है। लेकिन यहाँ पर नंबर जो है वो डायनेमिक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले नंबर पूछेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट n, यानी नंबर दे दीजिए जिसका आपको करना है। यानी अब जो n है इसी को हमें क्या करना है, n को पहले 1 से करना है मल्टीप्लाई, फिर 2 से करना है और इसी तरीके से करते करते हमें n को 10 तक मल्टीप्लाई कराना है। यानी हमारा जो आइट्रेशन है, जो लूप है, वो 1 से लेके 10 तक चलेगा, 10 बार चलेगा और हर बार n से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है शुरू कहाँ से करना है, 1 से, और जाना कहाँ तक है, 10 तक। तो लूप चलाना है तो हम फिर से यहाँ पर a ले लिया और उसको क्या ले लिया, 1 से चलना है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे डिस्प्ले n इंटू a, n और a का मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर दो। तो n की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 7 है और a की वैल्यू 1 है, तो 7 इंटू 1 आंसर कितना आ गया, 7। ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बाद क्या चाहिए, 2, तो यानी a इक्वल्स टू a प्लस 1। a में 1 बढ़ा दिया तो 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। और अब चेक कर लेंगे कि अगर a की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब 10 तक है, देन गो टू, चले जाओ स्टेप, कौन से स्टेप में जाओ, 4 पर। तो अगर जब तक 10 से कम होगा, अब 2 हो गया तो स्टेप इसमें 4 में भेज देगा। ऊपर गए, अब हमें पता है कि a की वैल्यू 2 हो गई, तो 7 इंटू 2 कितना आ गया, 14। फिर ये 3 हो जाएगा तो फिर से ऊपर भेजेगा तो 7 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 10 तक मल्टीप्लाई करेगा और जब सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लूप क्रिएट कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर हमें लेस देन का यूज़ करना है और कहाँ पर हमें ग्रेटर देन का यूज़
करना है। तो वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपको कैसे समझना है कि कब लेस देन लगाना है, कब ग्रेटर देन लगाना है। देखो, अगर मान लीजिए कि आप 1 से जा रहे हो, आप कहाँ तक, 10 तक, ठीक है। इसका उल्टा भी दिया हो सकता है कि आपको 10 से जाना है 1 तक, मतलब हमेशा लूप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो अब आप देखो यहाँ पर आपकी जो स्टार्ट वैल्यू है और जो एंड वैल्यू है, इसको आप देखिए। तो स्टार्टिंग जहाँ से कर रहे हैं वो एंडिंग से क्या है, छोटा है, तो यानी छोटा है, ठीक है, लेस देन लगा दिया। और यहाँ तक जाना है, मतलब छोटा का मतलब तो क्या हो गया कि अगर लेस देन से चलेंगे तो 10 तक नहीं पहुँचेगा, 10 से लेस ही रहेगा। तो 10 तक भी जाना तो क्या लगा दिया, लेस देन इक्वल्स टू। तो अब आप जब स्टार्ट से एंड तक जाएंगे, छोटे से बड़े तक जाएंगे, तो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे बीच में। और जब आप 10 से शुरू करेंगे और 1 तक जाएंगे तो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू जो एंड वैल्यू है उससे क्या है, बड़ी है, ठीक। अब बड़े का मतलब ग्रेटर देन 1 का मतलब 2 तक चलेगा, फिर तो 1 तक जाना तो क्या लगा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और जब इधर चलेंगे तो हमेशा इंक्रीमेंट करेंगे, और जब रिवर्स में चलेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम एक डिक्रीमेंट का भी एक सूडो कोड आपको दिखाते हैं बना करके, ठीक है। तो सूडो कोड कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कि हमें 100 से लेकर के 1 तक के सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। 100 से प्रिंट करना है, 1 तक सारे जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उनको प्रिंट करना है। तो हमें पता है कि 1 का मतलब 2 तक ही चलेगा, क्योंकि 1 तो ऑड होता है, तो 2 तक ही चलेगा। तो अब आपको शुरुआत पता है 100 और जाना कहाँ तक है, 1 तक, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, बहुत आसान हो गया ये। देखिए कैसे स्टार्ट किया, आपका शुरुआत कहाँ से करना है, 100, ठीक। तो जहाँ से शुरुआत करना है उसको दिखाना भी है, तो डिस्प्ले ए को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद अब हमें पता है कि 100 के बाद हमें नेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए, 98, फिर 96। तो यानी डिक्रीमेंट ऑफ कितना हो रहा है, 2 का। तो यानी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस 2, यानी a की वैल्यू में 2 माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ऐसे लिख सकते हैं। यानी a की वैल्यू जब तक 2 या 2 से बड़ी होगी, देन गो टू स्टेप, कहाँ पर जाना है, स्टेप नंबर 3 पर, मतलब प्रिंट करने जाना है तो स्टेप नंबर 3 पर भेज देंगे। और जब नहीं होगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, एंड। अब आप देख लीजिए 100 था, 100 को डिस्प्ले कर दिया उसने, अब माइनस किया तो कितना हो गया, 98। 98 2 से बड़ा या बराबर तो होता ही है, तो स्टेप नंबर 3 पे जाएगा तो 98 प्रिंट कर देगा। 98 प्रिंट करने के बाद जब -2 करेगा तो हो जाएगा 96। तो अभी भी कंडीशन तो बड़ी है ही है, तो वो 96 को भी प्रिंट करेगा। तो इसी तरीके से करता चला जाएगा। जब 2 पर जाएगा और 2 को प्रिंट कर देगा, तो फिर जब 2 - 2 करेगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और फॉल्स होने पर वो देन पे नहीं जाता, वो नीचे आ जाएगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। आई होप कि इस वीडियो में जितना कुछ बताया गया आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंजॉय लर्निंग, थैंक यू।